हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन बताए थे, वर्किंग रूल बताया था और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की वास्तव में डेफिनेशन क्या होती है वो बताई थी और लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बताए थे। तो आज एक लेक्चर में हम एक क्वेश्चन जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और जो बताए थे हमने बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन बताएंगे आज। तो आज लगभग बाउंड्री कंडीशन के भी हम 4 या 5 क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो जो पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन कराए थे इस टाइप का एक क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप के क्वेश्चन हम फर्स्ट लेक्चर में करा चुके हैं और इस क्वेश्चन को और करा रहे हैं। फिर आपको हम बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यूलर्स फंक्शन से कंपेयर करें तो इसे हमने बताया था एफ एक्स वाई वाई डैश इक्वल दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। क्लियर? यहां इसका मतलब है x अलग है, y इज द फंक्शन ऑफ x, y डैश इज द फंक्शन ऑफ x। इसके अंदर x मैंने लिखे नहीं है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल f इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर। आइए, हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी वो देखिए। सबसे पहले आप निकालेंगे डेल f अपॉन डेल y। ये कांस्टेंट है, इसका जीरो क्या हुआ ऊपर 2y अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, ये डैश का स्क्वायर है। अब निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। तो यहां 1 प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यू, वाई डैश का क्यू क्या है, क्यू होगा। आइए, हमने यहां क्या देखा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स जीरो है ही नहीं। तब जब जीरो होता है तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, यहां मैं बता रहा हूं, कोई केस की जरूरत नहीं है। वी हैव यूलर्स फंक्शन। क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू जीरो। सारे क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले से बता रहा हूं। क्लियर? देखिए, d अपॉन डी एक्स यहां जीरो है तो ऐसी कंडीशन में हम चेन रूल लगाएंगे क्योंकि यहां जीरो नहीं रख सकते। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस इसे लिख सकते हैं d अपॉन डी वाई और यहां डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो इधर लिख सकता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए, डी वाई से डी वाई कट जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ही बच रहा है। ये कट जाएगा तो डी अपॉन डी एक्स, अर्थात ये। तो सुविधा के लिए हम ऐसे चेंज कर लेते हैं जब इंटीग्रल या डिफरेंशियल इम्पॉसिबल हो। आइए, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश और ये बन गया आपका वाई डैश। अब हम आपको एक बात बताएं, इसका इंटीग्रल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहां डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट, यहां भी y के रेस्पेक्ट। अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हट जाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में क्लियर डिटेल में बताया है, यहां भी समझ लीजिए। ऑन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू y, तो यहां बच गया केवल f माइनस यहां बच गया डेल f अपॉन डेल y डैश इनटू y डैश और यहां कांस्टेंट आ गया। तो ये केस में ऐसा लिखा था, अगर ये जीरो हो तो वहां डायरेक्ट ये दिखा दिया है, लेकिन हमें ये सॉल्व करके लाना चाहिए, तभी तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू यहां रख सकते हैं। एफ की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश हमारा ये रहा, तो माइनस के 2 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश का क्यू इनटू ये वाला वाई डैश और इसकी जगह पे मैंने सी लिख दिया। देखिए, माइनस माइनस प्लस, एक तो ये प्लस हो गया, तुम्हें पता है 1 पावर 3, तो इससे ये क्या कट जाएगा, 2 पावर, तो यहां बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, यहां प्लस आएगा 2 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा इससे कट के, वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी। एलसीएम सेम है, ये तो इधर चला जाएगा, मैं इधर ही बढ़ा रहा हूं, तो ये वाई डैश का स्क्वायर इंटू सी इक्वल 2 और ये 1 कितने हो गए, 3।
1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों ओर का अंडर रूट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीग्रल बन जाएगा। तो यहां आया अंडर रूट सी और वाई डैश, यहां अंडर रूट 3 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इसके नीचे ले आइए, वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहां अंडर रूट 3 अपॉन सी। अब एक बात बताऊं, दोनों ओर का इंटीग्रल हो जाएगा। पूछिए क्यों? अगर मैं कहता हूं आपसे y इक्वल टी, तो y डैश इक्वल डी टी हो जाएगा। तो यह बनेगा डी टी अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका इंटीग्रल होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी। तो चलिए इसे मैं कैसे लिख रहा हूं, यहां ले लीजिए, y डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसे मैं केवल c1 में चेंज कर रहा हूं। दोनों ओर का इंटीग्रल ये हो गया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y। जैसे ये क्या हो गया था, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स टी, टी की जगह पे यहां y है, इधर c1 x प्लस के c2, ये साइन हाइपरबोलिक इधर चला जाएगा, साइन हाइपरबोलिक c1x प्लस c2। यही आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया? तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराए हैं और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और पहला इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ऑन विच कर्व द फंक्शनल, ये फंक्शनल दे रखा है, इसमें ये बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। इस टाइप के क्वेश्चन की कहा था मैंने, और कह रहा है बी एक्सट्रीमाइज्ड है। इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बाउंड्री कंडीशन तब लगती है कि तब उस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू आए। कांस्टेंट वैल्यू की निकालने के लिए ये कंडीशन दे रखी होती है, तो क्वेश्चन एक्सट्रीमाइज होगा। अगर यहां कांस्टेंट वैल्यू हो ही नहीं और बाउंड्री कंडीशन दे रखी हो तो ऐसी कंडीशन में एक्सट्रीमाइज नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें ये कंपेयर करना है, एफ इक्वल दे रखा है वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y cos x। सबसे पहले निकालेंगे आप डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस के 2y, यहां y का 1 क्या बचा 4 cos x। फिर निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, इसका हो गया 2y डैश, बाकी कुछ है ही नहीं। अब हमें यूलर फंक्शन मालूम होना चाहिए। वी हैव यूलर फंक्शन डेल एफ अपॉन डेल वाई डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश किसके इक्वल रखते हैं, 0 के वैल्यू रखिए। इसकी वैल्यू हो गई माइनस के 2y प्लस के 4 cos x माइनस डी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हो गई 2y डैश इक्वल टू 0। अब यहां x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल है लेकिन यहां y डैश है, तब हम चेन रूल लगाते हैं सुविधा के लिए। कैसे, माइनस के 2y प्लस 4 cos x माइनस डी अपॉन डी वाई डैश 2y डैश, यहां डी वाई डैश अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर, डी वाई डैश से डी वाई डैश कट जाएगा, डी अपॉन डी एक्स बचेगा जैसे यहां बच रहा है। हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशियल पॉसिबल करने के लिए करते हैं। आइए तो माइनस के 2y प्लस के 4 cos x, इसका डिफरेंशियल 1 हो गया, केवल बचा माइनस की 2 और इसका डिफरेंशियल हो गया y डबल डैश इक्वल टू 0। इसमें -2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहां बचेगा y माइनस के 2 cos x और प्लस के y डबल डैश इक्वल टू 0। इसे इधर भेजते हैं तो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू 2 cos x। अब यहां ये इक्वेशन बन रही है डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको अगर ये डिटेल में जानना हो तो आपको सर्च करना होगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, बीएससी मैथ अलीगढ़, मतलब चैनल का नाम जोड़ देंगे तो सबसे पहला लेक्चर ये ऊपर ही निकल के आ जाएगा। वैसे यहां भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक एक पॉइंट आपकी समझ में आए। तो इसे मैं यहां लिख सकता हूं y डबल डैश
प्लस वाई इक्वल टू 2 cos x। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट 1 2 cos x। कैसे लिख दिया? y डबल डैश का मतलब है इसका 2 बार डिफरेंशियल, ये बात और ये सेम है, और प्लस यहां y है इक्वल टू 2 cos x। अब इसमें से y अगर कॉमन ले लो तो ये बात लिख जाएगी। ये बन गया यहां सेकंड। आइए ऑक्सिलरी इक्वेशन, यहां वर्किंग रूल होते हैं। तो सबसे पहले इसको हम m में बदलते हैं, प्लस 1 और किसके इक्वल रखते हैं? 0 के। दिस इंप्लाइज, यही आगे बढ़ा लो, ये हो गया -1। दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है i का स्क्वायर। इसका मतलब m इक्वल हो गया प्लस माइनस i। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं हम। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन यहां का आया, जब इमेजिनरी में आंसर हो तो उसे हम CF कहते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन को CF कहते हैं। तो क्या आंसर आएगा? C1 cos x प्लस C2 sin x। अगर यहां 2i होता तो 2x हो जाते, यहां √3i होता तो √3x हो जाते। जब इमेजिनरी होते हैं तो प्लस का दर्शाता है cos को और माइनस का दर्शाता है sin को। अब यहां RHS में 2 cos x दे रखा है, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI भी निकालनी होगी। तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सर्च करना डिफरेंशियल विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और बाद में चैनल का नाम जोड़ देना, तो ये टॉपिक डिटेल में निकल के आ जाएंगे। मैंने बड़े प्यार से वहां डिफाइन किया है और कम से कम एक ही तरीका के 5-5 क्वेश्चन दिए हैं। क्लियर? आइए आप पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं जिसे हम PI कहते हैं। इसी को हम बटे में लिखते हैं और इसको इस लाइन की सीध में लिखते हैं। अब यहां समझिए PI वाले का चक्कर क्या है। x का कॉफिशिएंट 1, डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं, ऐसा रूल होता है। लेकिन यहां माइनस लगा के रखूं तो माइनस और प्लस 1 0 हो जाता है। तब दूसरा रूल क्या होता है वो देखिए, जितना यहां है इसका वर्ग, अगर यहां 5 है तो यहां 5 का वर्ग होना चाहिए था 25, यहां 2x होता तो यहां 4 होना चाहिए था 1, और यहां 1 है तो 1 का वर्ग 1 हो। ऐसी कंडीशन में हम पार्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी PI कैसे निकालते हैं? आगे ही बढ़ते हैं। तो x अपॉन इसका ट्वाइस करते हैं 2। ऐसे नहीं है यहां 2 का वर्ग होता तो 2 का वर्ग 4 हो जाता ट्वाइस, यहां 3 का स्क्वायर होता तो 3 का दूना होता 6, यहां 4 का स्क्वायर होता तो 4 का दूना होता 8, तो 1 का स्क्वायर है 1 का दूना 2। ये हमारा 2 ऊपर है ही, और इसको sin x में बदल देते हैं और ये प्लस में आता है। अगर यहां ऑलरेडी साइन होता तो रूल यही होते, यहां माइनस का साइन लग जाता, ये कट गया। तो PI आ गई आपकी x sin x। तो y बराबर क्या होगा? CF प्लस PI। दिस इंप्लाइज, CF बोलिए, ये रही C1 cos x प्लस C2 sin x, और PI आपकी बची यहां x sin x। अब यहां C1 C2 है तो बाउंड्री कंडीशन लग जाएगी। कैसे? यहां y लिख रहा है, यहां ये y इज द फंक्शन ऑफ x होता है, पर हम लिखते नहीं है। ठीक है, आइए अगर यहां 0 रखते हैं, x की जगह पे यहां में पूरे में 0 रखो तो यहां ये 0 कहलाएगा। यहां 0 रखेंगे तो 1 C1 बचा, ये 0 टोटल 0, सिर्फ इसका मान 1 होगा cos 0 का, तो C1 बचा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी दी है, इसने 0 दी है, इसका मतलब C1 का मान 0 आ गया। अब हम x की जगह पर पाई रखते हैं, यही रख लो y पाई। तो यहां पाई रखोगे cos पाई का मान -1, तो माइनस के C1, और यहां 0 और यहां भी 0, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू ऑलरेडी 0 होती है। अब इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0 दे रखी है, तो इसका मान यहां 0 रखें, इसका मतलब -C1 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज C1 का मान 0। दोनों कंडीशन रखने के बाद C1 की वैल्यू 0 आई, यहां रख दीजिए, ये 0 आ गया, सिर्फ बचा ये। तो y बराबर यहां जगह है, ये तो 0 हो गया, sin x दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो C2 प्लस x बाहर sin x, ये आपका आंसर बचा। लेकिन यानी यहां पूछा है बी एक्सट्रीमाइज्ड, एक्सट्रीमाइज्ड का मतलब है बाउंड्री कंडीशन
तभी लगती हैं जब यहां कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट की वैल्यू मैंने निकाल दी, और कांस्टेंट की वैल्यू जब मैंने निकाल दी है यहां पर, जो आंसर आया वो लिख दिया। इसका मतलब ये एक्सट्रीमाइज है। एक्सट्रीमाइज का मतलब जानते हैं, मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू को हम एक्सटर्नल या स्टेशनरी वैल्यू कहते हैं। इसीलिए प्लीज आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको अच्छी तरह रट जाएंगे। मैं एक टाइप के लगभग 3 क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। चलिए, तो इसे हम कैपिटल एफ माने लेते हैं। यहां लिखेंगे एफ इक्वल दे रखा है वाई डैश का स्क्वायर प्लस 12xy। सबसे पहले आप निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसका 0, इसका 1, सिर्फ बचा 12x। फिर निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो इसका हो गया 2y डैश और इसका 0। अब बताइए आपको क्या करना होगा, बोलिए। यूलर फंक्शन मालूम होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा खर्च नहीं होता, ना कोई प्रॉब्लम होती है, उससे फायदा ही फायदा होते हैं कि तब चाहे पता नहीं कौन सी वीडियो मेरी जो इंपॉर्टेंट हो, जिससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, तो वो वीडियो आपसे नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अब हमें यूलर थ्योरम या यूलर इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। वी हैव यूलर्स इक्वेशन। यूलर्स इक्वेशन होती है डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई हमने निकाल लिया है 12x माइनस डी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू निकाल ली है 2y डैश इक्वल टू 0। अब फिर यहां यही चेन रूल लगाना होगा, क्योंकि यहां y डैश के रेस्पेक्ट करेंगे तो बात बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। तो क्या करते हैं, 12x माइनस डी अपॉन डी वाई डैश 2y डैश इंटू डी वाई डैश अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। तो 12x, इसका डिफरेंशियल 1 माइनस के 2 बचा केवल, और इसका एक बार डिफरेंशियल और हो रहा है, ये लिख रहा है मेरे बच्चों डी अपॉन डी एक्स वाई डैश, इसका एक बार और करेंगे तो कितना होगा वाई डबल डैश इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी? आइए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2y डबल डैश इक्वल टू 12x, तो y डबल डैश इक्वल टू 6x। एक बार इंटीग्रेशन करता हूं तो एक डैश हट जाएगा, जानते हैं कि नहीं जानते? एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डैश 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के कांस्टेंट। फिर दोबारा करोगे इंटीग्रेशन तो ये भी हट जाएगा, तो यहां हो गया एक्स क्यू अपॉन 3 2 जा 6 प्लस c1x प्लस c2, ये आपके कट गए। क्या आंसर आया यहां लिखे देता हूं, y इक्वल एक्स क्यू प्लस c1x प्लस के c2। यहां yx होता है, हम लिखते नहीं है, समझ गए। अब बाउंड्री जो कंडीशन दे रखी है उन्हें अप्लाई करेंगे, तभी तो हम c1 और c2 का मान निकालेंगे। यहां 0 रखता हूं मैं, ये 0 सिर्फ बचा c2, और इसका आंसर क्या है 0। इसका मतलब रहा कि c2 की वैल्यू 0 हो गई। इसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहां 0 रखेंगे तो c2 की वैल्यू 0। अब यहां रख रहा है 1, y1, 1 रखेंगे तो यहां 1 प्लस c1 प्लस के c2, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, इसका मतलब 1 प्लस c1 प्लस c2, कितना है इसका मान 1। इस 1 से 1 कट गया, c1 प्लस c2 इक्वल टू 0। c2 की वैल्यू यहां रख दोगे तो c1 का मान भी 0, इसका मतलब c1 और c2 की वैल्यू 0 आई, तो कर्व बची आपके पास y इक्वल सिर्फ एक्स क्यू। तो क्लियर समझ में आ रहे हैं कि नहीं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको अगले टॉपिक में कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट आप जरूर करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एफ इक्वल यहां क्या दे रखा है, एक्स क्यू अपॉन वाई स्क्वायर, केवल इतना दे रखा है। ये वाई डैश का स्क्वायर है, ये किताब में मिस्टेक थी, वाई डैश का स्क्वायर। क्लियर? इसका मतलब यहां
डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो 0 आएगा क्योंकि वाई में फंक्शन ही नहीं है, और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालते हैं तो एक्स क्यू तो कांस्टेंट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है माइनस के 2 अपॉन एक्स क्यू, तो -2 अपॉन वाई डैश का क्यू। क्लियर? आइए अब हमें यूलर मालूम होनी चाहिए। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 निकल के आई है, ये रही, क्योंकि यहां y में कोई फंक्शन नहीं था। माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0। ये माइनस गया 0 में, बचा डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल टू 0 ऑन इंटीग्रल। इंटीग्रल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो डी अपॉन डी एक्स हट जाता है, क्या बचा डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और यहां आ गया कांस्टेंट। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू ये रही, इधर लिख दीजिए -2x³ अपॉन वाई डैश का क्यू इक्वल टू, ये कांस्टेंट को मैंने कह दिया c। क्लियर? इसे इधर ले जाइए तो वाई डैश का क्यू इक्वल टू आ गया -2 अपॉन c x³। हमें केवल वेरिएबल देखना है, दोनों ओर का क्यूब रूट लेने पर यहां आएगा केवल y डैश, यहां -2 अपॉन c की पावर 1 अपॉन 3 और यहां केवल x। कोई शक? इसको मैं केवल c माने लेता हूं, सिंगल c। तो ये y डैश इक्वल मैंने c1x। अब इसका एक बार इंटीग्रेशन हम करें तो यहां से डैश हट जाएगा, तो y इक्वल आएगा c1x² अपॉन 2 प्लस के c2। आइए, ये y ऐसे लिखा होता है, हम लिखते नहीं है, c1 और x² अपॉन 2 प्लस के c2। चलिए अब हमें बाउंड्री कंडीशन देखनी है, कैसे कैसे लगानी है। यहां दे रखा है 1 अगर रखता हूं तो यहां c1 अपॉन 2 प्लस के c2, इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब c1 अपॉन 2 प्लस c2 इक्वल टू 0। अब 2 रखते हैं, यहां c1 अपॉन 2 रखने पे 4 बन जाएगा प्लस के c2, इसकी वैल्यू 3 है। पहले इसे सरल कर लो तो ये कट के आया 2c1 प्लस c2 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3। इसे लिख दीजिए यहां c1 अपॉन 2 प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, माइनस कर दीजिए बस, ये कट गया, 2 में से हाफ गया तो 3/2 c1 इक्वल टू 3, 3 से 3 कट गया, c1 की वैल्यू आ गई 2। अब आप c1 की वैल्यू यहां 2 रख देंगे तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस c2 इक्वल 0, दिस इंप्लाइज c2 इक्वल -1। क्वेश्चन कहां है, ये रहा, यहां आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल यहां ले रहे हैं, c1 की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 रखने पर 2 से 2 कट जाएगा, x², c2 की वैल्यू है -1, तो यही आपका आंसर है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आपने एक फ्रेंड के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। ठीक है?